वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए तृतीय सेमेस्टर के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों पर और उसके उत्तर आपको लिखे हुए दिखेंगे। उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न होंगे वो संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके रखे गए हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और उन प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये है कि इसमें आप सारे जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में, वो सब आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके पेपर का क्या नाम है? आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, या पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन आपके पेपर का नाम है। इन्वायरमेंट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन। तमाम प्रकार की आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ठीक है, चक्रवात, सुनामी, हुदहुद, ये तमाम प्रकार की जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तो ये सब आपदाएं जो होती हैं, इन्हीं को मैनेज करने के लिए आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट माने जलवायु और चेंज माने परिवर्तन। जलवायु का परिवर्तन लंबे समय पर होता है। मौसम का परिवर्तन, एक साल के अंदर 3 बार मौसम परिवर्तित होते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट बदलता है, बहुत ही कई हजार वर्षों के बाद में क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज जो होता है एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है और एक समय आता है जब परिवर्तन हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। तो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। बीए तृतीय सेमेस्टर में जियोग्राफी में आपको यही पढ़ना पड़ता है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। राम मनोहर लोहिया का कल पेपर लगा हुआ है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। सब का सब प्रश्न यहीं से आएगा, तो बिल्कुल घबराए की जरूरत नहीं है आप सबका। ठीक है, चलो समझिए तो कि कौन कौन प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ओका बहुत ही बारीकी के साथ। और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से एक रिवीजन क्लास हुई जे आपके, तो मजा आए जे एकदम से। परीक्षा में जब आप बैठबो तो आपका लागे कि सब के सब क्वेश्चन तो हम पहले से पढ़ के आए हैं। देखो, पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में क्यों बोल रहा हूँ, पर्यावरण क्यों नहीं बोल रहा हूँ? पर्यावरण बोलने के पीछे एक मकसद है। परि माने होता है, दो शब्दों से मिलकर के बना पर्यावरण, एक परि और दूसरा आवरण। परि का मतलब होता है परिता, आवरण का मतलब ढके हुई। ठीक है, परिता माने चारों ओर से, तो परि माने चारों ओर से, और आवरण माने होता है ढकना। ठीक है, तो जो हमको चारों तरफ से ढके हुई होती है, वही क्या होता है? वही पर्यावरण होता है। जो हमारे चारों तरफ क्या चीजें होती हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक वातावरण जो हमारे चौतरफा एक प्रकार से हमको घेरे हुए है, चाहे वो हमसे प्रभावित होता है, चाहे वो हमको प्रभावित करता है। और हालांकि हमसे भी पर्यावरण प्रभावित होता है और हमको भी प्रभावित करता है, तो वही क्या होता है? वही आपका पर्यावरण होता है। समझ में आई चीजें? तो जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत जो हमारे समाज की मान्यताएं, ढांचा इत्यादि आते हैं, और सांस्कृतिक वातावरण में नैतिकता, भाषा, धर्म, परंपराएं, लोकाचार, ये सब आते हैं। प्राकृतिक वातावरण में आपका वायु, जल, भूमि, वन, तापमान, मौसम, भूमि, ये सब आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पर्यावरण होते हैं जो कि हमको प्रभावित भी करते हैं और हमसे खुद प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, तो वे सभी बाहरी परिस्थितियां एवं तथ्य जिनका संबंध मानव और उनके जीवन के क्रियाकलापों से होता है। मनुष्य चूंकि एक क्रियाशील प्राणी है, मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है। मनुष्य गतिमान प्राणी है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, चाहे उसके दिमाग की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें। तो मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और उसके क्रियाकलाप हमेशा होते रहते हैं। मनुष्य हमेशा क्रियाकलापों के माध्यम से विकास करता रहा है। तो उन्हीं मनुष्य के क्रियाकलाप और मनुष्य के जीवन के जो तमाम प्रकार की क्रियाकलाप हैं, उन्हीं से संबंध होता है किसका? उन तथ्यों का, उन परिस्थितियों का। ठीक है, जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जो बाहरी तथ्य हैं, उनका संबंध होता है मानव और उसके क्रियाकलापों से, और उसी को सम्मिलित रूप से हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाली जो सभी दशाएं होती हैं, जो मनुष्य के वृद्धि को, मनुष्य के विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है, इम्पैक्ट डालती है मनुष्य की वृद्धि यानी कि मनुष्य के ग्रोथ पर, ह्यूमन ग्रोथ पर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पर, जो दशाएं, जो भौगोलिक दशाएं जो हम पर इम्पैक्ट डालती हैं, हमको प्रभावित करती हैं, वो सारी की सारी दशाएं पर्यावरण होती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, या पर्यावरण की अंग मानी जाती हैं। ठीक है, तो उन समस्त बाह्य परिस्थितियों का योग होता है पर्यावरण, जो एक जीव के जीवन तथा विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है, इम्पैक्ट डालता है जीवन पर। ठीक है, पहली बात, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि और आवरण। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, यानी कि चारों तरफ से ढकना, या जो हमें चारों तरफ से ढके हुए है वही पर्यावरण है। क्लियर? तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यही सब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण का सामान्य अर्थ होता है भौतिक परिवेश से, नेचुरल इन्वायरमेंट से है, जो पृथ्वी के जैव जगत को आवृत किए यानी ढके हुए है, जिसके प्रभाव से जीवन स्पंदित होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है? तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटकों में जैसे निर्जीव चीज़ें आती हैं, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया आपका, ऐसे मिट्टी हो गई, तापमान हो गया, ये सब आपके क्या हैं? अजैविक पदार्थ हैं, जो कि अब वायु भी मनुष्य को प्रभावित करती है, जल भी प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करता है, मृदा भी प्रभावित करती है। तो ये सब क्या हैं? अजैविक पदार्थ हैं, जो कि पर्यावरण के निर्माण करते हैं। और दूसरा पदार्थ क्या होता है? दो घटक होते हैं पर्यावरण के, एक जैविक घटक पहला, और एक होता है अजैविक घटक। तो सॉरी, अजैविक घटक मैंने पहले बताया आपको। तो अजैविक घटक मतलब कि जिसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है? और जैविक घटक जो होते हैं जिसमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे कि वनस्पतियाँ तमाम सारी हैं, और पेड़ पौधे जितने भी हो गए सब आ जाते हैं इसमें। जीव जितने हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है? ये सब जितने जिसमें जिसमें जीवन पाया जाता है, जो सजीव चीज़ें हैं, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे पेड़ पौधे हों, और चाहे छोटे मोटे जीव जंतु हों, ठीक है? वो सब क्या है? वो सब हमको प्रभावित करते हैं, तो वो जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। तो दो घटक होते हैं पर्यावरण पर्यावरण के, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, जो हमको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो पर्यावरण का अर्थ हम लोगों ने समझा, अब पर्यावरण का परिभाषा क्या है? फिटिंग महोदय बड़े जबरदस्त विद्वान है। फिटिंग महोदय कहिन कहिन कि भैया पर्यावरण के परिभाषा हम देबे। हम कहें हाँ बिल्कुल भैया, बताओ का हवे पर्यावरण के परिभाषा। तो फिटिंग महोदय कहे लागे कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग होता है पर्यावरण। क्या होता है? जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग। पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या होता है? पर्यावरण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अर्थात जीवन की जो पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर के वातावरण का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, और इकोलॉजी की अगर बात की जाए तो इकोलॉजी इकोसिस्टम का अध्ययन करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी अगर बात करें तो पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं हम, इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है जिसमें एक जीवन मतलब कि एक जीवित व्यक्ति रह सकता है, जो मतलब वहाँ के जैसे एक्वेरियम, झील, तालाब, ये सब क्या हैं? ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके पारिस्थितिकी हैं। और इन्हीं पारिस्थितिक कारकों का जो योग होता है वही पर्यावरण कहलाता है, जो जीवन के योग्य एक वातावरण तैयार करता है, इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, तो वही आपका संपूर्ण योग प्रभावकारी दशाओं का वो होता है आपका। ठीक है, अच्छा, तो टांसले महोदय आते हैं। टांसले कहे कि हम और सरल परिभाषा देंगे। तो फिटिंग ने कहा कि भैया आप दीजिए। तो टांसले कहने लगे कि प्रभावकारी जो दशाएं होती हैं, जो हम पर इम्पैक्ट डालती हैं, वो सभी सिचुएशन जो हम पर इम्पैक्ट डालती हैं, मनुष्यों पर इम्पैक्ट डालती हैं, वो सारे के सारे दशाओं का संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, ठीक है, वही वातावरण कहलाता है, वही पर्यावरण कहलाता है, वही इन्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं या जिसमें जीवन रहने की स्थिति पाई जाती है, वही वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। तो निश्चित तौर पर पर्यावरण आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैविक और अजैविक इकाइयों को सम्मिलित करने वाली समस्त परिस्थितियों का समन्वय होता है पर्यावरण। इसके अलावा पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और प्राकृतिक संसाधन ये सब होते हैं, और उनके पारस्परिक संबंध आपस में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पर्यावरण की बात किया है तो पर्यावरण जो होता है एक विशेष स्थान के मौसम, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भू आवरण का अंतर संबंध होता है। पर्यावरण जीव की संरचना, व्यवहार व अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसके अलावा पर्यावरण भौतिक, भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का परिवेश है, जिसमें एक व्यक्ति या जीव रहता है, और परिवेश जीव की संरचना व अस्तित्व को निर्धारित करता है। तो ये होता है आपका पर्यावरण। अगला आपका टर्म आता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का अर्थ और परिभाषा बताएं। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की अगर बात की जाए तो इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी बोला जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की अगर बात की है तो इकोलॉजी जो शब्द है उससे बना है। इकोलॉजी यूनानी भाषा के ओइकोस और लोगोस शब्द से बना है। ओकोइस का मतलब क्या होता है? ओकोस का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ निवास स्थान, और लोगोस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, लोगोस जो है उससे लोजी बनता है, तो इसका मतलब क्या हो गया था? निवास स्थान का अध्ययन। ठीक है, निवास स्थान का अध्ययन जो शास्त्र या विज्ञान करता है वही इकोलॉजी कहलाता है।
तो इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो पारिस्थितिकी को स्पष्ट किया जा सकता है कि जीवों का उन्हीं के निवास स्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। इसमें जीव एवं उसके स्थान के संपूर्ण जैविक और जो अजैविक संघटक होते हैं उनके अध्ययन का बोध होता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है इससे। साथ ही पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली समानता और असमानता भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1869 ईस्वी में। किसने किया था? जर्मनी के जीव विज्ञानी हैं, उनका नाम है अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने किया था। हैकेल महोदय ने कहा कि पारिस्थितिकी जो है वो वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। तो वातावरण और जीव समुदाय, चूंकि वातावरण क्या होता है? एक ऐसा परिवेश होता है जिसमें जीवन रहता है। तो उन प्रभावकारी दशाओं का योग जिसमें जीवन रहते हैं वो पर्यावरण होता है, वो वातावरण होता है। तो पारिस्थितिकी क्या होता है? वातावरण और जो जीव समुदाय उसके बीच में रहता है, उन दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं, चाहे वातावरण का संबंध जैसे जीव जंतुओं से उसका, और चाहे जीव जंतुओं का संबंध वातावरण से, दोनों का परस्पर जो संबंध होता है, उन्हीं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है कौन? पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी एक शास्त्र या विज्ञान है जो कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपकी। पारिस्थितिकी की संकल्पना की बात करें, पारिस्थितिकी की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो पारिस्थितिकी संकल्पना का विकास क्रमशः धीरे धीरे हुआ है। हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और अन्य ग्रीक कालीन विद्वानों के विचारों में पारिस्थितिकी ज्ञान का आभास मिलता हुआ है शुरुआत से ही। ईसा पूर्व की 4वीं सदी में थियोफ्रेस्टस ने जीवों और उसके पर्यावरण के परस्पर संबंधों का सबसे पहले वर्णन किया। फिर उसके बाद में मतलब इन्हें विश्व का प्रथम पारिस्थितिकी वैज्ञानिक माना जाने लगा। फिर उसके बाद में डार्विन और मार्क्स के विचारों से भी पारिस्थितिकी संकल्पना का विकास की सूत्रपात का पता हमको चलता है। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी संकल्पना में इन विद्वानों के नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र का हुआ, बताओ। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। इकोसिस्टम क्या होता है? अब भाई जैसे कि एक कोनो झील है, ठीक है, तो इकोसिस्टम में आपके तमाम चीज आवत है। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। इसकी संरचना में जैविक और अजैविक संघटक जो है वो सब शामिल होते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे अगर कोनो जंगल है तो जंगल भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, समुद्र है, यहो पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। कुछ जो है अपने हाथे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे आर्टिफिशियल में, जैसे एक्वेरियम वगैरह होगा जो मछली का लिए पानी भर के बनावा जाता है। एक्वेरियम होगा, फसल के खेत बनाए लीन का, तो सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हुए। जो मनुष्य बनावे वो कृत्रिम हुए, और जो मतलब प्रकृति बनावे वो नेचुरल इकोसिस्टम हो, यानी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जमन, जंगल, समुद्र, झील, तालाब, ये सब आवत है। क्लियर? देखें, पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल का एक छोटा सा नमूना होता है। मतलब कि कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला करके एक जैवमंडल बनता है। जब कई पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला लेंगे, जैसे जंगल मतलब कि वन हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है, और पठार हो गया, मैदान हो गया, ताल हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ये सब क्या है? ये सब पारिस्थितिकी तंत्र हैं अलग अलग। तो इन सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा? जैवमंडल बनेगा जिसमें जीव रहेगा। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक छोटे या बड़े स्थान के सभी जीव जंतुओं और उसके भौतिक पर्यावरण के सम्मिश्रण के योग को कहते हैं, जबकि जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों और उसके भौतिक पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है। तो ये केवल भौतिक पर्यावरण के सम्मिश्रण, जीव जंतु और जो भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण मतलब कि जो अजैविक संगठक हैं उनके बीच में जीव जंतुओं का कैसा संबंध है, उसी सम्मिश्रण के योग को क्या बोलते हैं? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जबकि जो जैव मतलब वो होता है, जैवमंडल जो होता है वो संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवधारियों और उसके पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो कोई झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जल की विभिन्न गहराइयों में विभिन्न प्रकार के जीव जल की विभिन्न प्रकृति या भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए क्रियाशील रहते हैं। तो झील क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें क्या होता है? जिसमें जल की गहराइयों में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और इसी का अध्ययन करता है कौन? पारिस्थितिकी के अंतर्गत, यानी इकोलॉजी, इकोसिस्टम का अध्ययन करता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित परिभाषा विद्वानों ने दी, इस प्रकार से दी है। एजी टांसले कहते हैं
कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार होता है। भौतिक तत्वों का क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार होता है और उसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के होती है। अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है या खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी, और विभिन्न आकार और किस्मों का होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो प्रभावकारी दशाएं जो होती हैं जिसमें जीवन रहता है, और इसके अलावा जीवन रहने के साथ साथ वो एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं, तो वही होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। आर्यल लिंडमैन कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिणाम के किसी स्थान, समय, इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए या सिस्टम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जीवों के प्रकार और निवास की दशाओं के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बृहत्तम सबसे बड़ा होता है, और समरूपीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये सब होते हैं। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं ये। इसके अलावा कार्यशीलता, ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है इसमें। स्व उत्पादकता होती है इनकी। विकास और वृद्धि में अनुक्रम पाया जाता है इसमें। कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के आजीविकीय घटकों का उल्लेख कीजिए। आजीविकीय घटक मतलब कि जिसमें जीवन नहीं रहते हैं वो आजीविकीय हैं, जिसमें जीवन रहते हैं वो जैविकीय हैं। तो आजीविकीय घटकों के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र निर्जीव वातावरण का अध्ययन करता है या निर्जीव वातावरण आता है, जो विभिन्न प्रकार के जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। आजीविकीय यानी अजैविक अंश या आजीवीय घटकों को अधोलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आजीविकीय घटक कितने भागों में बांट सकते हैं? उनको 3 घटकों में। पहला है जलवायवीय घटक यानी जलवायु वाले। जलवायु में के अंतर्गत वे सभी तत्व आ जाते हैं जो जलवायु की संरचना करते हैं। जलवायु की संरचना कौन करता है? तापमान, वायुमंड मतलब वायु, आर्द्रता और जल, ये सब मिलकर के जलवायु का निर्माण करते हैं। तो ये जलवायविक घटक हो गए। कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भी ये मतलब ये अजैविक पदार्थ हैं सब लोग। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जल, वायु और तमाम प्रकार की गैसें जो हैं वो सब अकार्बनिक पदार्थ हैं जो कि एक प्रकार से अजैविक घटकों में आते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी के। तो इसके वातावरण में अपने चक्र में मतलब कि ये अपने चक्र होते हैं इनके। और तीसरा होता है कार्बनिक पदार्थ या घटक। इस वर्ग में वे पदार्थ आते हैं जो जीवीय अंश को अजीवीय अंश से संबंधित करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ या घटक होते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये मतलब आकार मतलब ये क्या है? ये अजैविक घटक है, यानी जिसमें जीवन नहीं होता। ठीक है, अब बात करें जैविक घटक क्या होता है। तो जैविक घटकों की अगर बात करें तो जैविक घटक में समस्त जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी लोगों के अंदर जीव होता है, चाहे वनस्पतियां हों, चाहे छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े हों, चाहे जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज हों, जीवाणु विषाणु सब हों, वो सब जैविक घटक का निर्माण करते हैं। तो जैविक घटक में समस्त जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु और पादप समुदाय साथ साथ रहते हैं जो किसी न किसी प्रकार से परस्पर संबंधित होते हैं। लिंडमैन ने इस संबंध में 1942 में अपनी संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है उत्पादक वर्ग, दूसरा होता है उपभोक्ता वर्ग और तीसरा होता है अपघटक वर्ग। ठीक है, उत्पादक वर्ग की अगर बात करें, कौन होता है उत्पादक वर्ग? उत्पादक वर्ग जो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वर्ग जो होता है भोजन को खाते हैं। ठीक है, भोजन को करने वाले होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके होते हैं। ठीक है, तो ये और इसके अलावा अपघटक वर्ग होता है जो कि इन चीज़ों को समाहित करता है उसको। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अब अजैविक घटक क्या है? तो इसको आप जान ही गए हैं अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक घटकों की अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अजैविक पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये पदार्थ निरंतर जैविक और अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार निर्जीव वातावरण के तत्व जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। संरचना की दृष्टि से अजैविक पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु संबंधी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे देखें भौतिक पर्यावरण क्या होता है। भौतिक पर्यावरण की बात की जाए तो भौतिक पर्यावरण से अभिप्राय भौतिक कारकों से है, जिसमें पर्यावरण के वायुमंडलीय तत्व, सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान ये सब आ जाते हैं। स्थलजात तत्व जैसे कि धरातलीय स्वरूप, मृदा, शैल, खनिज ये सब आ जाते हैं। जलीय तत्व में जलराशियाँ, सागरीय जल, धरातलीय जल, भूमिगत जल, ये सब आपके भौतिक पर्यावरण के अंग हैं।
तथा स्थितिजात तत्व में जो है और मतलब स्थितिजात तत्व भी सम्मिलित करे जाते हैं। इन कारकों को 3 भागों में प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं तथा प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों, इन 3 तत्वों में हम बांट सकते हैं भौगोलिक मतलब सॉरी भौतिक वातावरण को। फिजिकल इन्वायरमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक वातावरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो, प्राकृतिक वातावरण की जो पावर्स यानी शक्तियाँ, और प्राकृतिक वातावरण के जो एक प्रकार से क्या होते हैं, प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं और प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ। ठीक है, ये समस्त कारक समेकित रूप से भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, भौतिक पर्यावरण को बनाते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सांस्कृतिक पर्यावरण की अगर बात करें, बताएंगे फटाफट से। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? कल्चरल इन्वायरमेंट, तो भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन अथवा परिष्करण करके मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। क्योंकि संस्कृतियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब जैसे कि जो विचार, भौतिक संस्कृति में जैसे आपका जितनी भी आपकी वस्तुएं होती हैं जो आपको सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं, जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास दिख रही हैं वो सब भौतिक चीज़ें, भौतिक संस्कृति के अंग हैं। ठीक है। और जो आपके विचार हैं, जो आपके क्रियाकलाप है, जो आपका पहनावा बढ़ावा है, खान पान है, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका अभौतिक संस्कृति है। ठीक है, यानी विचार, कला, स्किल, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके अभौतिक तत्व हैं। ठीक है, अभौतिक पर्यावरण मतलब ये अभौतिक संस्कृति के अंग हैं। तो भौतिक कारकों में परिवर्तन, संशोधन और परिष्करण करके मानव सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है, उसमें संशोधन करता है, परिवर्तन करता है और उसका अच्छे तरीके से परिष्करण करता है। और उसके बाद में भौतिक कारकों में जब ऐसा परिवर्तन हो जाता है तो वही सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कर लेता है मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो आज भूमंडल का अधिकांश भाग जो है वो सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में परिवर्तन लगातार हो रहा है, क्योंकि मानव अपनी प्रौद्योगिकी यानी कि जो इंडस्ट्री है उसको और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को लगातार उस पर काम कर रहा है और लगभग सब जगह पहुंच चुका है। उसकी मदद से अपनी उपस्थिति की छाप छोड़ दी हर जगह। भौतिक वातावरण की भांति सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 3 अंग होते हैं: वातावरण की शक्तियाँ, वातावरण की प्रक्रियाएं और वातावरण का जो तत्व होता है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। ये सब जो है ये सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण के भी 3 तत्व होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक प्रक्रियाएं, एक शक्तियां और एक तत्व सांस्कृतिक वातावरण के। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। पारिस्थितिकी संतुलन, संतुलन का माने होता है तालमेल बैठाना, समन्वय स्थापित करना। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी में। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो सभी घटक होते हैं उनके अपने मौलिक स्वरूप होते हैं, अपने गुणधर्म होते हैं और अनुपात में बने रहने की स्थिति पारिस्थितिकी संतुलन कहलाती है। अगर वो सही तरीके से पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके सभी घटकों में आपस में क्या हो जाए, उनका मौलिक स्वरूप जैसा है पहले जैसा वैसा ही रहे, उनके गुण और धर्म में कोई चेंजमेंट ना हो, परिवर्तन ना हो, वो अपने ही अनुपात में बने रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं बने रहेंगे तो फिर पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर सही तरीके से बने रहते हैं, अपने गुणधर्म, मौलिक स्वरूप और धर्म पर सही तरीके से बने रहते हैं तो वही पर्यावरण संतुलन कहलाता है, पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। तो जब तक इनमें बाह्य संतुलन ना हो, संतुलन की दशा बनी रहती है। मतलब बाह्य हस्तक्षेप ना हो, इसमें कर लें हस्तक्षेप, जब तक इसमें बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक संतुलन की दशा बनी रहती है। लेकिन जब प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी घटक के अनुपात में की गुणवत्ता में कोई कमी आ जाती है, ठीक है, तो स्वचालित प्राकृतिक क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो प्रकृति के द्वारा जो सिस्टम चल रहा था, जब उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है, मनुष्य का हस्तक्षेप होता है या प्राकृतिक घटनाओं का किसी का हस्तक्षेप हो जाता है, तो वो एक प्रकार से उसकी क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। आज पारिस्थितिकी या संतुलन मानव के द्वारा प्रकृति में किए गए अत्यधिक हस्तक्षेप का परिणाम है। प्रकृति जो है, प्रकृति को मानव ने अपना दास बना करके इस समय रख लिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब पर्यावरण प्रदूषण होगा, तमाम प्रकार के आपको मिलेंगे परिवर्तन, पर्यावरण में तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। तो ये सब पारिस्थितिकी संतुलन के ही मतलब असंतुलन का प्रभाव है। पारिस्थितिकी संतुलन तभी बना रहेगा जब वो अपने मूल रूप में सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, तो पर्यावरण संतुलन बना है, पारिस्थितिकी संतुलन बना है। लेकिन जब वो अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं, जो प्रकृति के हाथ में अभी तक चीज़ें थी उसको अब मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा जो है उसको बिगाड़ दिया गया, तो पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति आ जाती है, वो जो बड़ी घातक होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है
पर्यावरण प्रबंधन को परिभाषित करें। पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब कि मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं। तो डॉक्टर सबिंदर सिंह और डॉक्टर RL सिंह कहते हैं कि भूपटल पर स्वस्थ जीवन की वृद्धि के लिए पर्यावरण गुणता यानी पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी क्वालिटी को कायम रखना एक प्रकार से है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती किसकी? पर्यावरण प्रबंधन की, यानी उसको मैनेज करने की। किसको मैनेज करने की? पर्यावरण के गुणवत्ता को, पर्यावरण की क्वालिटी को जो है मैनेज करना ही पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है, ताकि वायु की क्वालिटी में कमी ना हो, जल की क्वालिटी में कमी ना हो, ठीक है? और तमाम प्रकार की चीज़ जो है, जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उसमें कमियाँ ना आएँ, उसमें उसकी क्वालिटी में कोई कमी ना हो, ठीक है? तो वो चीज़ संतुलन बना रहेगा। तो इसी के लिए पर्यावरण प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? डेनिस मीडोज कहते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्यतः ऐसे पर्यावरण मॉडल से रिलेटेड है जो यह निश्चित करता है कि पूंजी, वार्षिक कृषि निवेश और भूमि विकास में वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। परंतु दूसरी ओर पर्यावरण प्रबंधन तथा इन मतलब तथा मॉडल पर्यावरण का इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण सीमितताओं, आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण की नीतियों को समाहित करता है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आप देखते हैं, कोई समस्या आ जाए पर्यावरण में, तो उसके लिए समस्या को खत्म करने का प्रयास, समस्या से लड़ने का प्रयास जो है, या समस्या से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है जो है पर्यावरण प्रबंधन। चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है, ठीक है? और उन सभी समस्याओं से लड़ने का, उन समस्याओं को खत्म करने की एक जो शैली है उसको डेवलप करता है व्यक्तियों के अंदर। तो ये होता है पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है? पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना समझाएं। पर्यावरणीय प्रबंधन की संकल्पना की अगर बात की जाए, तो वस्तुतः पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना मानव तथा प्रकृति के मध्य संतुलित सामंजस्य से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत भूमि, मिट्टी, वायु, वनस्पति, जंगल, जीव जंतुओं और खनिज संसाधनों की अधिकतम संभव कुशल व्यवस्था सम्मिलित होती है। यही कारण है कि पर्यावरण प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित मात्रा में करेंगे, तो जान लीजिए कि पर्यावरण प्रबंधन बना रहेगा। और दोहन कर रहे हैं और उसके बाद में उचित मात्रा में दोहन कर रहे हैं, ठीक ठाक मात्रा में, ताकि पर्यावरण को क्षति ना हो, तो फिर वो पर्यावरण प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। क्योंकि पर्यावरण संसाधनों मतलब पर्यावरण संसाधनों का अगर उचित दोहन करेंगे, तो पर्यावरण प्रबंधन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? तो पर्यावरण प्रबंधन की मुख्य संकल्पना पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन की संकल्पना ही होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न है, वातावरण नियोजन और वातावरण प्रबंधन से क्या मतलब है? तो वातावरण नियोजन चाहे प्रबंधन, बात एक ही, नियोजन, आयोजन, प्रबंधन सबका मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वातावरण नियोजन या वातावरण प्रबंधन बात एक ही है। वातावरण नियोजन से तात्पर्य होता है समुचित संसाधन उपयोग और संसाधन प्रबंध से, ठीक है? ताकि समुचित उचित मात्रा में जितना उपयोग हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही हम संसाधनों का उपयोग करें। जैसा कि TN सुखू ने लिखा कि वातावरण नियोजन का केंद्रीय विषय प्राकृतिक और पारिस्थितिक वातावरण पर मानव कार्यक्रम का दबाव घटाना अथवा न्यूनतम करना है, कम से कम करना है, ताकि पर्यावरण का जो दबाव है, मतलब वातावरण पर मानव कार्यक्रम का जो दबाव है, क्योंकि मनुष्य लगातार पर्यावरण पर हावी होता जा रहा है, पर्यावरण को अपने चंगुल में जकड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा मनुष्य ना कर पाए। और जब मनुष्य, चूंकि मनुष्य आप देख रहे हैं आजकल तो चांद पर जहाजें उतार रहा है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक नियमों के खिलाफ ही है। हालांकि चलिए चांद पर आपने जहाज उतार दिया, लेकिन क्या होता है जब आप कोई फैक्ट्री बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते हैं, तो उसके जो मलबे होते हैं उससे बहुत प्रदूषण होता है। चाहे वायु प्रदूषण की बात करें उसकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, और चाहे बात करें वहाँ से जो मलबे होते हैं उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो बेस्ट पदार्थ होते हैं उससे निकलने वाले से, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण उससे होता है फैक्ट्रियों से। तो वो जाकर के नदियों में छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो नदियों में जो प्लैंकटन होते हैं वो मर जाते हैं। और प्लैंकटन जो होते हैं मछलियों के भोजन, तो मछलियाँ भी मरने लगती हैं। चलिए जीव जंतु जो होते हैं उससे मर जाते हैं, चूँकि पानी विषाक्त हो जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को ना? तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बीमारियाँ तमाम प्रकार की फैलती हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं बीमारियाँ पहले बहुत कम हुआ करती थी, आज बीमारियाँ बहुत ज़्यादा क्यों हैं? चूँकि हर चीज़ में हस्तक्षेप हो गया है। आजकल सब्जी भी दवाइयों के सहारे बड़ी हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैविक खाद का मतलब उसका प्रयोग करके, जैविक खाद का प्रयोग करें तो बढ़िया होगा। लेकिन आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक बीजों का प्रयोग इतना हो रहा है कि 1 बीघे में 7-7 कुंटल, 8-8 कुंटल लोग जो है गेहूँ निकालने का प्रयास करने में लगे हैं। ठीक है? 1 बीघे में पहले 1 कुंटल, 1.5 कुंटल गेहूँ निकलता था हमारे यहाँ पे। लेकिन आज की बात करें तो हमारे खेत में ही 1 बीघे में लगभग 3 कुंटल गेहूँ निकलता है।
तो आप सोचो, पंजाब वगैरह में आप देखिएगा तो 1 बीघे में 5-5 कुंटल गेहूँ पैदा करते हैं लोग। तो कैसे होता है? ये सब आप देखते हैं रासायनिक बीजों का कमाल है, ठीक है? रासायनिक जो खाद है उनका कमाल है। तो जब आप हर एक चीज़ में क्या कर रहे हैं, जैसे गेहूँ पहले अगर जो होता था वो अपनी मनमर्जी से होता था, प्रकृति के द्वारा होता था। अब क्या है, अब गेहूँ में मानवीय हस्तक्षेप हो गया है, तो क्या होगा? तो फिर दिक्कतें तो सामने आएँगी। तो चूँकि मनुष्य जो होगा उसकी उसकी उम्र भी आप देखते हैं धीरे-धीरे कम होती जा रही है, चूँकि सब चीज़ जो प्रोडक्ट है, जो बड़े-बड़े लोग हैं वो तो सब चीज़ शुद्ध खाते हैं, लेकिन जो थोड़ा मध्य वर्ग है, वो देखिए उसकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना? क्या होता है कि इससे जो प्रोडक्ट होते हैं ये सब नकली या मिलावटी, विषाक्तता, इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं इससे, ठीक है? तो यही सब चीज़ है। तो वातावरण नियोजन का केंद्रीय विषय प्राकृतिक और पारिस्थितिकी वातावरण पर मानव कार्यक्रम का दबाव जो है उसको कम करना है, घटाना है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो, न्यूनतम करना है। और यह वातावरण में निहित संसाधनों का अधिक उपयोग, अवांछित उपयोग और दुरुपयोग ना करने का प्रयास है। मतलब कि जो संसाधन है, पर्यावरण के जो संसाधन हैं, उनका अधिक उपयोग ना हो सके, उनका अवांछित यानी जब ज़रूरी ना हो तो उसका उपयोग ना करें, दुरुपयोग ना करें उसका, उचित उपयोग करें, समुचित उपयोग करें, साधारण उपयोग करें, ठीक है? ये होता है वातावरण नियोजन या वातावरण प्रबंधन। आगे देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न है पर्यावरण निम्नीकरण या पर्यावरणीय अवनयन। अवनयन का मतलब होता है कमी होना, ठीक है? निम्नीकरण का मतलब ये होता है कमी होना, ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय निम्नीकरण का मतलब होता है कि पर्यावरण की क्वालिटी में घटोत्तरी हो रही है। चाहे पर्यावरण की बात करें तो चाहे जल की बात करें, चाहे वायु की बात करें, चाहे ताप की मान की बात करें, चाहे तापमान बढ़ रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरणीय निम्नीकरण है, अवनयन है। पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट की, वो घट रही है, ठीक है? तो वही पर्यावरणीय निम्नीकरण होता है। आइए समझते हैं। यदि मानवीय अन्य या अन्य कारकों के कारण भौतिक पर्यावरण के कुछ घटकों की इतनी अधिक क्षति हो जाती है कि उसकी भरपाई अंतःनिर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि के द्वारा नहीं हो सकती। अंतःनिर्मित स्वतः नियामक विधि का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं आपके शरीर में कोई रोग अटैक कर रहा है आपको। आपने अभी सुना होगा कोरोना वाले पीरियड में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करो कहा जाता था। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ऐसे वातावरण में भी होती है। कुछ हद तक आप अगर संसाधनों का दोहन करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो वो क्षमता जो होगी वो ख़त्म कर देगी। यानी कुछ हद तक जो होती हैं, जो आप प्रयोग करते हैं तो उसको वो मैनेज कर लेता है। लेकिन उस मैनेज करने की सीमा से अगर आप बाहर दुरुपयोग करते हैं संसाधनों का या पर्यावरण का ह्रास ज़्यादा कर देते हैं, तो वो अपने आप जो है उसकी रक्षा नहीं कर पाता। उसके लिए आपको जो है दिक्कत का सामना फिर करना पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है? पर्यावरणीय गुणवत्ता घट जाती है। जैसे आप में जब कोरोना ज़्यादा अटैक करता था, तो इम्यूनिटी सिस्टम जब जिसका मजबूत होता था, तो वो तो लड़ लेता था, लेकिन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम मजबूत होता था, उस पर अटैक कर देता था और उसकी प्राण निकल जाते थे। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो ये इसी प्रकार से जो अंतःनिर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है पर्यावरण में, जैसे जो ह्रास हुआ है, जो कमी आई है, गुणवत्ता में कमी आई है, उस गुणवत्ता में बराबर है। जैसे आज संध्या तक गुणवत्ता मतलब कि शाम तक कमी आ गई, फिर वो सुबह तक फिर टन-टन रात में क्या हुआ? ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब कि वो सब हुआ और अपनी प्रक्रिया करके अंतःनिर्मित स्वतः नियामक प्रक्रिया के द्वारा फिर से उतना गुणवत्ता बराबर कर लिया, यानी उसको मैनेज कर लिया उसने। लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसकी भरपाई करना कठिन हो जाता है इससे। जब उसकी भरपाई नहीं हो पाती तो इसमें पर्यावरणीय दशाओं का जैवमंडल के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, ठीक है? इससे पर्यावरण प्रदूषण फैल जाता है। भौतिक पर्यावरण में इस प्रकार मानव जनित पर्यावरणों मतलब परिवर्तनों को पर्यावरण अवनयन कहते हैं, यानी पर्यावरण में की गुणवत्ता में कमी होना कहते हैं। अर्थात पर्यावरण को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पर्यावरण अवनयन वह अवस्था होती है जिसमें पर्यावरण के भौतिक संघटकों में जैविक प्रक्रमों विशेषता मानव की क्रियाओं के द्वारा इस सीमा तक ह्रास ह्रास माने होता है कमी हो जाना, ह्रास हो जाता है कि उससे पर्यावरणीय स्वतः नियामक क्रिया के द्वारा उसको पर्यावरण अपने आप ठीक नहीं कर पाता है और इसके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं वनस्पतियों पर प्रतिकूल यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है पर्यावरण का, ठीक है? तो इस तरीके से वो पर्यावरण जो होता है वो नुकसान भी पहुंचाता है लोगों को, चूंकि पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है उससे तमाम प्रकार की वो वातावरण की जो क्वालिटी है घटो उसमें घटोत्तरी हो जाती है और यही होता है पर्यावरणीय निम्नीकरण या पर्यावरणीय अवनयन। अच्छा, पर्यावरणीय अवनयन ना हो, पर्यावरणीय की क्वालिटी पर्यावरण की ना घटे, इसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है? पर्यावरणीय शिक्षा से आशय होता है पर्यावरणीय शिक्षा को समझाने के लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा की परिभाषा को समझाना होगा या समझना होगा। शिक्षा समिति और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच का अंतर होता है।
शिक्षा का कार्य व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होकर के अंततः निम्न स्तर पर सर्वव्यापी उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा किसका विकास करती है? पर्सनालिटी का विकास करती है और कुछ सीमा तक निर्माण भी करती है पर्सनालिटी का शिक्षा। इस शिक्षा की उत्पत्ति व्यक्ति के चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण में भी होता है। पर्यावरणीय शिक्षा को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक या संतुलित या नवीनता एवं परिवर्तन के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा मान सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपन होते हैं जो कई प्रकार के मनुष्यों को प्रभावित करते हैं और इंद्रिय जन्य ज्ञान, इंद्रिय माने कि जो 5 इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्य को प्रत्येक क्षण नई अनुभूतियां प्रदान करते हैं। इन्हीं अनुभूतियों पर पर्यावरणीय शिक्षा आधारित होती है। क्लियर? तो पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण की गुणवत्ता को समझ पाते हैं, पर्यावरण के बारे में जान पाते हैं, चाहे उसको आंखों से देख करके समझ पाते हैं, चाहे उसको त्वचा के द्वारा महसूस करके समझ पाते हैं, ठीक है, चाहे उसको हम आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, नाक से सूंघ करके आप क्लियर पता पाते हैं कि पर्यावरण में कितनी क्वालिटी में घटोत्तरी आई। अभी वातावरण में अगर वायु प्रदूषण हो जाए, बढ़ जाए, तो आप जान पाओगे सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी, ठीक है। जैसे आपको अगर ज़्यादा धुंध हो जाएगी तो आपको देखने में तकलीफ होगी, आपकी आंख से पानी गिरने लगेगा। तो ये तमाम प्रकार की जो है क्रियाएं होती हैं जो कि आप अपने इंद्रियों के माध्यम से जान पाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? इंद्रियां 5 इंद्रियां आपकी होती हैं, ज्ञान इंद्रियां। हाथ, ठीक है, यानी कि त्वचा जो होती है आपका, त्वचा और आँख, नाक, ठीक है, कान और इसके अलावा जीभ, ठीक है, ये सब आपके होते हैं। नाक, आँख, कान और जीभ और त्वचा, ठीक है। त्वचा से आप स्पर्श करके जान पाते हैं, जीभ से आप स्वाद लेकर के, नाक से सूंघ करके, आँखों से देख करके और कानों से सुन करके ये आप चीज़ों को जान पाते हैं। तो पर्यावरण की क्वालिटी में घटोत्तरी आप इसी तरीके से जान पाते हैं। क्लियर? तो उसी चीज़ को समझने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। जब आप उसको जान पाएँगे, तो आप अगर शिक्षित होंगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि पर्यावरण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब चीज़ें आप पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का बड़ा महत्व है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। लगातार भारत की एक नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसने विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण शिक्षा के लिए कई पाठ्यक्रम और कई पुस्तकें भी तैयार करी हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 18 नंबर, देखिएगा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैव विविधता क्या है? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजाति की बहुलता को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता का से तात्पर्य जैव मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों। पादप माने होते हैं वनस्पतियाँ, जीव जंतु माने जितने भी जीव जंतु, मनुष्य को भी इसमें शामिल कर दीजिए। और इसके अलावा सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सब आते हैं। तो ये सब इकट्ठा जहाँ पर खूब ज़्यादा प्रजाति में रहते हैं, इनकी प्रजातियाँ खूब ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वही बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, जैव विविधता। मतलब कि जैव विविधता, जैव माने होता है जीव, विविधता माने होता है अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग प्रजाति के जीव जब इकट्ठे होते हैं तो जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है उसको। तो पादप सूक्ष्म जीवों के मध्य अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता से होता है इसका मतलब जैव विविधता का, ठीक है। विविधता माने कई प्रकार के, अर्थात जैव विविधता से अभिप्राय सजीवों, वनस्पति एवं प्राणियों। सजीव मतलब कि जिसमें, अब सजीव कौन कौन है? वनस्पतियां हैं और प्राणी हैं, तो उनमें पाए जाने वाले जातीय भेद से है, यानी कि कई प्रकार की जातियां इकट्ठा मतलब कि रहती हैं एक ही, मतलब कि किसी, मतलब कोई इकट्ठा जगह है, जैसे कि मान लेते कोई इन्वायरमेंट, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। उसी इकोसिस्टम में बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे प्राणी अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग प्रजाति के इकट्ठे रहते हैं, तो उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र में विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्राणियों की जातियों की संख्या व पादप उस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए जैव विविधता का बने रहना बहुत जरूरी है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक हैं E.O. विल्सन ने। कब किया था? 1986 में, 1986 में किया था। जैव विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में इसका प्रयोग किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। तभी से यह शब्द एक संकल्पना के रूप में जैव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, राजनीतिज्ञों आदि के द्वारा विस्तृत रूप से अपनाया गया और आज हम इसको पढ़ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न है एची लक्ष्य क्या है? एची टारगेट जो जानते हैं क्या होता है? एची टारगेट जो होता है, नगोया में सम्मेलन हुआ था जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के। जैव विविधता को बचाने के लिए संरक्षण हुआ था, 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई थी, तो उसी में एची लक्ष्य रखा गया था।
उन्हीं लक्ष्यों को एची लक्ष्य के नाम से जानते हैं। मतलब उन्हीं लक्ष्य रखा गया था कि हम इस समय तक ये टारगेट पूरा कर लेंगे, तो उन्हीं को एची लक्ष्य कहा जाता है। इन्हें एची लक्ष्य नाम देने के पीछे कारण यह था कि एची नामक मतलब एची जापान का परफेक्टर प्रांत है, ठीक है, प्रेफेक्चर प्रांत है, और जिसकी राजधानी नगोया है, ठीक है। और एची लक्ष्यों के रूप में मुख्य रूप से 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया था और रणनीति बनाई गई थी। रणनीति की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है 20 लक्ष्यों को। रणनीतिक स्तर पर इन 5 लक्ष्यों जिन 5 लक्ष्यों में बांटा गया है उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है जैव विविधता के क्षय के कारण, यानी जैव विविधता क्यों कम हो रही है, जैव विविधता का क्षय माने होता है कमी होना, क्यों कमी हो रही है उसका कारण जानना। दूसरा, जैव विविधता पर दबाव में कमी क्यों आ रही है, ठीक है, इसको जानना। सभी स्तरों पर जैव विविधता की संरक्षा करना, ठीक है, सुरक्षा करना। इसके अलावा जैव विविधता से प्रांतों या प्राप्त लाभ को बढ़ाना, ठीक है, जैव विविधता से जो प्राप्त लाभ है उनको बढ़ाना। जैव विविधता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की प्राप्ति, ये सब जो है लक्ष्य रखे गए थे उस 20 लक्ष्यों में। तो ये इन 5 में से तो 4-4 लक्ष्य इसमें रखे गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, 5 को 20 लक्ष्य जो है इसमें रखे गए थे। एची लक्ष्य यही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापन या ऊष्मन क्या है। भूमंडलीय तापन या भूमंडलीय ऊष्मन को अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कुछ गैसें शामिल हैं, उन गैसों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। भूमंडलीय तापन मतलब वातावरण का गर्म होना। वातावरण गर्म कैसे होता है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको पहले आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए कौन कौन सी गैसें हैं। भूमंडलीय तापन से प्राय भूमंडल पर बढ़ते तापक्रम से जो तापमान बढ़ता है, वातावरण गर्म होता है जो। भूमंडलीय उष्णता या भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो संधि के अंतर्गत 6 हरित गृह गैसें यानी जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसको पहचाना गया, जो मुख्यतः भूमंडलीय उष्णता यानी कि वैश्विक तापन के लिए उपयोगी हैं, उत्तरदायी हैं। जैसे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित नहीं करती, सबसे ज़्यादा गर्म करती है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो करती है वातावरण को गैस, वो करती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा गैस जो वातावरण को गर्म करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन CH3, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सब गैसें जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या होता है, हरित गृह गैस। हरित गृह गैस इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक धारणा है। हरा गृह प्रभाव, ये एक जैसे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर खेती करने के लिए एक गर्म घर बनाया जाता है। जैसे यूरोप वगैरह में ठंडी खूब पड़ती है, तो जब बर्फीले इलाकों में ठंडियाँ खूब पड़ती, खास करके यूरोपीय इलाकों में, तो वहाँ पर सब्जी खेती तो हो नहीं पाती है। और सब्जी खाने के लिए जब वो लोग जो है दिक्कत का सामना करते थे, इंग्लैंड के लोग, सॉरी यहाँ के लोग, यूरोप के लोग, यूरोप मतलब कि इंग्लैंड फ्रांस ये सब उसी में आते हैं, ठीक है, इटली वगैरह सब यूरोपीय कंट्रीज़ हैं। तो जब वहाँ पर क्या होता था कि भाई सब्जी अब वहाँ पर होती नहीं, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर ठंडी ही होती है, बर्फ़ ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर खेतों के लिए एक जो है बनाया गया कृत्रिम वातावरण, या कृत्रिम बोलें तो क्या बोलते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया। और उसी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को एक घर के रूप में बनाया गया, ठीक है, किस तरीके से, हरित गृह गैस के रूप में। क्योंकि उसमें इन गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी गैसों को उसमें छोड़ दिया गया। और उसके बाद में एक एक वातावरण तैयार किया गया उसके लिए, खेती के लिए गर्म वातावरण, ठीक है, जैसे कि 40-45 डिग्री का वातावरण तैयार किया गया। अब उसमें क्या हुआ, उसमें इन गैसों को भर दिया गया, वातावरण को गर्म कर दिया गया। इसीलिए जिन गैसों को भरा गया, जिनसे वातावरण गर्म हुआ, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी जो गैस वातावरण को गर्म करती हैं, और तभी से प्रक्रिया चल गई कि वो ग्रीन हाउस गैस है। चूंकि ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव बनाया गया, हरित गृह गैस का वो बनाया गया था घर, हरा घर वो है, वास्तव में हरा घर बनाया था ताकि वो सब्जी खेती और ये सब कर पाएँ जो गर्मी के महीनों में की खेतियाँ होती हैं। तो इसी कारण से इसको हरित गृह कहा गया, मतलब ग्रीन हाउस गैस कहा गया, ठीक है। इसके अलावा 25 अन्य गैसें भी हैं जिनको पहचाना गया है। GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस हैं, भूमंडलीय उष्णता में सहायक हैं। अब देखें कैसे, जैसे कि मान लेते कार्बन, गर्म हवाएं हैं ये सब, ये गर्म हवाओं के संपर्क में जब जाएंगी तो वातावरण जो है गर्म हो जाएगा।
वातावरण के संपर्क में और भी जो हवाएं आएंगी वो सब गर्म हो जाएंगी, फिर जा करके वो हिमालय पर, मतलब कि हिमालय ने आए, और जितने भी देश हैं सभी में पर्वत हैं। इंडीज पर आप देखेंगे, रॉकीज पर देखेंगे, हिमालय पर तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर जमे हुए होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर हिमानी होती है, उसको हिमानी कहते हैं, हिमनत कहते हैं। जब वही हिमानी बहने लगती तो उसको हिमनत कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली, ऐसे ही चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकली। तो ये सब ग्लेशियर हैं, यानी कि ये सब बड़े बड़े पहाड़ हैं, किसके, बर्फ के। तो ये जब गर्मी पाते हैं, जब यहाँ पर हवाएं गरम गरम टकराती हैं तो ये पिघलना प्रारंभ करते हैं। नदियों का जलस्तर तो बढ़ता ही है, इसके अलावा नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, इससे समुद्री इलाके जो होते हैं डूबना प्रारंभ कर देते हैं। जो जो द्वीप हैं वो डूबना प्रारंभ कर देते हैं। आजकल तो द्वीपों को लेकर के बड़ी चर्चा है। मोदी जी गए, कुर्सी उर्सी लगा करके बैठे बढ़िया से, और उधर फिर मालदीव की जो है, मालदीव एकदम से लड़बड़ाएगा, एकदम से हईदास गया मालदीव के रे दादा। अच्छा, मोदी जी जहाँ जात हैं उनके पीछे एक कारण होत है, गए हुआ बैठे, अब देखो इतना हीरो हैं, हीरोइन है, सब सब कहें ना मालदीव हम जाबे न करब। अब कहाँ जाब, अब जाब लक्षद्वीप घूमे। लक्षद्वीप अपन देश, मतलब कि देखो ये लक्षद्वीप ये है, ये भारत हुए तो भारत के दक्षिणी हिस्सा। अब हियाँ जो है, हियाँ लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप मूंगा पे बसा हुआ है। मूंगा मतलब समझा तो क्या होता है, जैसे शंख देखा तो शंख जो है एक जीव होता है, ऐसे मूंगा एक जीव होता है। तो जब करोड़ों मूंगा इकट्ठे हो गए तो इससे छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं वहाँ पर लक्षद्वीप में। ठीक है, तो द्वीप हैं, वहाँ पर आप पानी देखेंगे, नीला नीला एकदम से पानी है, वहाँ पर बीच है। ठीक है, वहाँ पर आप घूम टहल सकते, तो ये है। अच्छा, 6,000 रुपये टिकट पड़ता है फ्लाइट का। मैंने सोचा था जाने को, ठीक है, लेकिन इस समय ठंडी बहुत पड़ रही तो इसलिए मैं नहीं गया। यहाँ पर कोची पर आप जाएंगे, कोची पहुँचे पहले, और कोचीन से सीधा जो है आप अगर फ्लाइट लेकर के जाओगे तो 6,000 रुपये किराया पड़ता है। ठीक है, मैं इसको पता कर रहा था। और अगर आप जल से जाओ, मतलब उससे जाओगे, क्या बोलते हैं, जलीय मार्ग से जाओगे, मतलब कि जलीय मार्ग से मतलब समझ रहे हैं ना, जलीय मार्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी जहाज़ें जाती है, तो जहाज़ों से जाओगे तो 550 रुपये से टिकट प्रारंभ है। तो 550 में एकदम से थर्ड क्वालिटी का टिकट मिलेगा लेकर के, और 5-6 हज़ार तक टिकट आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा टिकट जो इसमें माना जाता है औसत वाला, वो 2,000 का माना जाता है। ठीक है, तो 2,000 रुपये लगता है। और यहाँ से आप यहाँ जल से मैंने समुद्र में आप जाओ आराम से टहलते हुए। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप है, और इसी के नीचे पड़ता है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव में इस्लामिक शासन है, तो इसीलिए कुछ जो है मोदी जी को उन्होंने ट्विटर पर कुछ कहा होगा, मुझे उतना ज़्यादा स्पष्ट मैं नहीं पढ़ पाया, जा करके समय नहीं मिल पाया। ठीक है, तो बस पूरा सब बाईकाट हो गया मालदीव का। अब देखो मालदीव एकदम से घुटने पर आ गया है, चिल्ला रहा है कि भैया बचाओ, मोदी जी क्षमा करो, गलती हो गई थी। जिसने कहा था वो हमारे मंत्री थे, वो सरकार का स्टैंड नहीं है, वो मंत्री का व्यक्तिगत मामला है, उसको मैंने हटा दिया जिसने बोला था। तो आप देखो कितना डर गए हैं सब, क्योंकि भाई जीडीपी जो है उसकी वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, जो लोग घूमने जाते हैं टूरिस्ट पर, और टूरिस्ट कहाँ के सबसे ज़्यादा जाते हैं, भारत के जाते हैं। भारत वाले इतने हीरो हीरोइन थे, ठीक है, वो सब जाते थे वहीं पर जो है मौज मस्ती करने। ठीक है, अब क्या होगा, कोई नहीं, अब सब लक्षद्वीप जाएंगे, तो ये चीज़ है। तो अब ये सब द्वीप क्या होंगे, डूबने प्रारंभ हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग से, जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो ये ग्रीन हाउस गैसेस। आगे देखें, अगला प्रश्न मरुस्थलीकरण। मरु माने होता है मरना, स्थली माने होता है स्थल का मरना, यानी कि जब भूमि की क्वालिटी में गिरोतरी होती है, गिरोतरी मतलब घटोतरी, तो जब भूमि की क्वालिटी कम हो गई, अब मान लीजिए जैसे मृदा है, अब ममन तो गेहूँ बोए हो, अब अमन अगर तहार 20 किलो बिगहा नहीं निकला तो जान लो कि कुछ नहीं भाऊ, ऊसर बंजर कहते मरुस्थल हुए। ठीक है, मरुस्थल का मतलब यह है कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में परिवर्तित हो जाना, एक क्रिया है मरुस्थलीकरण। इसका मतलब जो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उपजाऊ भूमि जो है मरुस्थल में बदल जाए। ठीक है, मरुस्थल मतलब उपजाऊ भूमि जब अनुपजाऊ में बदल जाए, तो बदलने की जो प्रक्रिया है वही मरुस्थलीकरण होती है। पारिस्थितिकी विद एवं पर्यावरणवेत्ता इसे एक क्रमिक प्रक्रिया मानते हैं, चूंकि एक बैग नहीं होता है, लगातार चलने से होता है। जो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति मृदा जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, और इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान के पूर्व निदेशक मान के अनुसार मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रयास से है जिसके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, जिससे अमरुस्थलीकरण जो क्षेत्र होता है वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। जो क्षेत्र उर्वर होता है वो अनुर्वर में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि जो क्षेत्र उर्वर होता है, ठीक है, माने कि जिसमें उर्वरता ज़्यादा होती है, उर्वरता उसकी क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। ये है जलवायु
एवं जैविक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। यह प्रक्रिया मरुस्थलीय दशाओं को सघन और जटिल बनाती है। फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार लगातार बढ़ता जाता है। तो मरुस्थलीकरण का क्षेत्र इस तरीके से बढ़ता है। क्लियर? यानी कि मरुस्थलीकरण क्या है? मिट्टी की क्वालिटी में घटोत्तरी होना ही क्या होता है? मरुस्थलीकरण होता है। उर्वर जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी में कमी होना, ठीक है, वो अनुर्वर मिट्टी में परिवर्तित होना, वही प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है। कार्बन चक्र का हुए, कार्बन चक्र जो होता है जैव भू रासायनिक चक्र होता है, जिसके कारण या जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, स्थल मंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है। जीवमंडल और उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्निर्माणीकरण मतलब कि पुनर्नवीकरण और पुनर्उद्योग मतलब पुनरुपयोग के लिए को अनुमत करता है कार्बन चक्र। ये कार्बन चक्र होता है। भूमि उन्नयन क्या है? भूमि उन्नयन का मतलब होता है मिट्टी की क्वालिटी में कमी होना, मिट्टी की क्वालिटी घटना। भूमि उन्नयन वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, ठीक है, खेती की योग्य भूमि खेती की अयोग्य बनने की प्रक्रिया ही भूमि उन्नयन होता है। तो ये किन कारणों से होती? कई कारणों से होती। भूमि निम्नीकरण के कई कारण हैं। जैसे पहला खनन, जब खुदाई होती खूब ज़्यादा तो उसके कारण से क्या होता है? तमाम प्रकार की चीज़ें मतलब कि उर्वर जो ऊपर की ऊपर मिट्टी है उसमें उर्वरता होती है खत्म हो जाती है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन की भूमि निम्नीकरण में परिवर्तित हुई है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी का प्रयोग से क्या हुआ है? बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो गई, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। वायु प्रदूषण खूब ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे क्या होता है? इससे वायु प्रदूषण तो बढ़ता है, मृदा प्रदूषण भी बढ़ता है। इससे मृदा की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, इसी को निम्नीकरण कहा जाता है। दूसरी बात अति पशुचरण से, जब पशु खूब ज़्यादा चरते हैं किसी स्थान पर तो भी निपस हो जाता है, पूरा बंजर हो जाता है खेत पात सब। गुजरात में यही हाल है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अति पशुचारण है। भूमि को खूब चराया तो जो पशु हैं वो चरते हैं। इसके कारण से क्या होता है? भूमि की जो उर्वरक क्षमता वो क्षीण हो जाती है। तीसरी बात जल आक्रांतता, यानी खूब ज़्यादा जल भर जाए जब स्थिति में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उपयोगी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता की भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मृदा की लवणीयता और क्षारीयता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है। क्लियर? औद्योगिकरण क्या होता है? जब इंडस्ट्री खूब ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भूमि और जल दोनों प्रकार के प्रदूषण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित किए हैं। ठीक है, जो ये औद्योगिक जो वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, ये जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रभाव डालते हैं उन पर। यानी कि प्रभाव क्या मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी को घटा देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में बताएं। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 की अगर बात की जाए तो एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है, जिसे देश के सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। यह नीति पिछली नीतियों से प्रस्तावित मतलब प्रतिस्थापित नहीं रखती, बल्कि उन्हें जोड़ती है। यह नीति विशेषज्ञों, सरकारों, औद्योगिक एसोसिएशनों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों, लोगों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्श का परिणाम है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जिसके संबंध में सभी स्थलों पर हितधारकों और विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, और पहले से जारी प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। तो ये 2006 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है। 25 नंबर प्रश्न है, नमामि गंगे योजना क्या है? सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि गंगा नदी में तमाम प्रकार के जो है मैंने आपको बताया था तमाम कचड़ों के पड़ जाने से क्या होता है, गंगा नदी में जो एक प्रकार से जीव पाए जाते थे जो पानी को स्वच्छ रखते थे वो खत्म हो गए। इसके कारण से क्या हो जा रहा है कि अब पानी गंगा नदी का जल भी खराब हो जाता है। तो नमामि गंगे योजना जो चलाई जा रही है वो गंगा के नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई गई। नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंदगी मतलब नदी को सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019 से 2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी, और इसे 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एक केंद्रीय योजना का रूप दिया गया। शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह
की सफाई से लेकर के बहते हुए जो ठोस पदार्थ हैं या कचरा है उस समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों से आते मैले पदार्थ और शौचालयों के निर्माण, सौदाह गृह का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण तक अधजले और आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहाने से रोका जा सके। ठीक है, लोगों को नदियों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए घाटों का निर्माण और मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आज आप देखिए बनारस के घाटों पर जब आरती होती है, कब लगभग 2-3-4 हज़ार लोग जो है वहाँ पर घाटों पर होते हैं। आप देखें तमाम प्रकार के घाट बने हैं। 80 घाट पर आप आरती कभी देखे हों, अगर नहीं देखें तो बनारस जाइएगा तो 80 घाट की आरती देखिएगा। देखिए कितना सिस्टमेटिकल वे में आरती होती है। सुबह की आरती तो मैंने देखा है वहाँ पर, चूँकि मैंने गंगा के 80 घाट पर एक रात बिताई है। आपको बता दूँ मैंने पूरी रात जो है वहाँ पर रुका, मतलब कि मैं शाम को 7-8 बजे वहाँ पर गया, शाम की आरती देखा, फिर रुक गया, फिर वहीं पर जो है सो गया, वो उसी तख्ता पड़ा रहता है वहीं पर। पूरी रात मैं वहाँ पर सोया, उसके बाद में बड़ी ठंड, गर्मी का महीना था, बड़ी ठंडी-ठंडी हवा लगती है वहाँ पे। बहुत मज़ा आता है भाई। वो रात में आप देखेंगे केवल 1-2 लोग नहीं रहते, पूरा जो बीएचयू कैंपस के जो बच्चे होते हैं, वो सब आते हैं, टहलते हैं और वहीं पर बैठे रहते हैं आराम से। वहीं पर जो है क्या करते हैं, उसी आनंद लेते हैं। हवा लगती बढ़िया, ठंडी-ठंडी हवा, तो गर्मी में तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगती। तो वहाँ पर एन्जॉय होता है, ठीक है। लोग केक को काटते हैं 12 बजे रात में, जब आप देखेंगे वहाँ पर अस्सी घाट पर। तो घाटों के निर्माण से क्या होता है, नदियों से एक एक रिश्ता बन जाता है और लोग नदियों को एक प्रकार से, चूँकि गंगा नदी तो माँ की भांति भी लोग पूजते हैं भारत में, तो इससे क्या होता है कि उसको प्रदूषित कम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए योजना चलाई गई, जो गंगा के जल की जो जल में जो गंदगी है उसको सफाने के लिए। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार लिंडमन महोदय ने 1942 में प्रस्तुत किया। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी और द्वितीयक उपभोक्ताओं का तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यही खाद्य श्रृंखला है। जैसे खाद्य श्रृंखला मतलब ये से एक ये हो गया, जो पेड़ पौधे हो गए, इनको कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है, या जो मांसाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं, और उसको भी सबसे ऊपर कौन खाता है? शेर खा लेता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, ये खाद्य श्रृंखला का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे और पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो उसको खाते हैं पेड़ पौधों को, कौन होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता को बेसिकली तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक और प्राथमिक दोनों को खा लेते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर, भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर का खिसक जाना, पत्थर का गिर जाना, पथरीली मिट्टी का बह जाना, ये सब जो हैं ये भूस्खलन होते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर के बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े, मिट्टी का बहाव, ये सब शामिल हो जाता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर दूरी तक हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के कटने और जो है पानी की पाइपों में रिसाव या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा भारी बारिश से भी भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपदा है भूस्खलन। क्लियर? अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव से अभिप्राय वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाना, जो मैंने आपको बताया था गैसें, उनके वृद्धि होने से ग्रीन हाउस उष्मारोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौधघर है जिसकी छत कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य की लघु तरंगे इसमें प्रवेश तो खो जाती हैं ग्रीन हाउस मतलब घर में, लेकिन वहाँ से कुछ मतलब किंतु दीर्घ तरंगों के रूप में वो जो है कुछ तरंगे ऊपर निकल जाती हैं और कुछ तरंगे जो गर्म होती हैं वो रुक जाती हैं वहीं पर। तो इसी विकिरणों का प्रयोग करके क्या होता है, वो एक प्रकार से हरित गृह जो होता है बन जाता है। वो हरित गृह में तापमान बढ़ जाता है। कांच के घर से वो किरणें बाहर नहीं निकल पाती जिससे तापमान बढ़ जाता है। हमारा वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा तापमान वृद्धि के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा जो है गर्म करने वाली गैस है वातावरण को। आगे देखेंगे ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट माने होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है। बेकार हो चुके पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग है। इन्हें ई वेस्ट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, लैपटॉप, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने,
चिप, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, कैलकुलेटर, ये सब जो खराब हो जाते हैं, इनके कैबिनेट वगैरह जो आप बैटरी सैटरी सब फेंक देते हैं, वह सब हुए ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मलबा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वेस्ट माने कचरा। तो विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक भयावह है और इससे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, मृदा अपरदन का हुए। अपरदन माने होता है कट करके बहना। मृदा का जब कट करके मृदा बह जाती है तो वही मृदा अपरदन होता है। अब मृदा कट करके या तो जल के द्वारा कटेगी बहेगी, और या तो वायु के द्वारा उड़ जाएगी। ठीक है, दो कारणों से मृदा का अपरदन होता है। और भी कारण है, लेकिन दो ये मुख्य कारण है और एक रासायनिक कारण होता है। क्लियर। प्रकृति शक्तियों के द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि मृदा मतलब विभिन्न मृदा रचने वाली प्रक्रियाएं उनकी पूर्ति ना कर पाएं, मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरे शब्दों में मृदा अपरदन का तात्पर्य जल और वायु द्वारा मृदा की विनाश और मतलब कि क्षरण से होता है। क्षरण मतलब कमी से होता है, मतलब कटने से होता है, उसके टूट जाने से होता है। मृदा की एक ऐसी से एक मतलब मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो 200 से 3 वर्षों के लंबे समय में बनती है, वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परंतु उसका निर्माण लंबे समय में होता है मृदा का, और इसी कारण से मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और अगर मृदा जो कट करके बहती है या कट करके उड़ जाती है, तो यही मृदा की जो एक प्रकार से जो चीज़ें जो ऊपरी परत है उड़ जाती है, या नदी के मतलब बहने से या बाढ़ आने से जो बह जाती है, वही मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, मृदा क्षय क्या होता है। मृदा क्षय मिट्टी की उत्पादक क्षमता में क्रमिक ह्रास या समापन को मृदा क्षय कहते हैं। मृदा की क्वालिटी में कमी हो जाना, जो उर्वरक क्षमता है वो क्षीण हो जाना, यही मृदा क्षय होता है। मिट्टी की क्षमता में इस प्रकार ह्रास प्रायः एक या कई तत्वों के विनष्ट होने से हो जाता है। जब किसी भूमि पर एक विशेष प्रकार की फसल जो कुछ निश्चित तत्वों का शोषण करती है लगातार उगाई जाएगी, तो वहाँ की मिट्टी का वह विशेष तत्व इतने तीव्र गति से समाप्त हो जाता है कि ना तो प्राकृतिक ढंग से और ना ही कृत्रिम ढंग से उसकी पूर्ति दोबारा कर पाते हैं हम लोग। तो इस कारण से मिट्टी के निर्माण और विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का संतुलन भंग हो जाता है, और मिट्टी की इस अवस्था को मृदा क्षय या मृदा समापन कहते हैं। क्लियर। आगे देखिएगा ठोस अपशिष्ट क्या है। तो मानव के द्वारा उपयोग के उपरांत जो तमाम प्रकार के ठोस पदार्थ जो होते हैं, वही ठोस अपशिष्ट होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं। अपशिष्ट माने होता है मलबा कचरा, जिनमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे हो गए, प्लास्टिक के बोतल हो गए, तमाम कांच का सामान कुछ भी होगा, पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक के थैले हैं, प्लास्टिक के सामान हैं, निर्माण सामग्रियां बहुत सारी हैं, ये सब ठोस अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग के बाद फेंक देने वाले जो ठोस पदार्थ होते हैं, उन्हीं को कूड़ा करकट या कूड़ा कचरा या उच्छिष्ट या ठोस अपशिष्ट के नाम से हम जानते हैं। फेपलिन और इंगल्स कहते हैं कि किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी नहीं होने के कारण से छोड़ या फेंक दिया जाता है, साथ ही जैविक या अजैविक स्वरूप में होता है, वही ठोस अपशिष्ट कहलाता है। कुल मिलाकर के जो डब्बा सब्बा आप फेंकते हो, जो आपके लिए प्रयोग में नहीं आता, वही ठोस अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से आपका क्या आशय है। तो जीवमंडल का आधार वायु प्रकृति की अनुपम देन है जो सर्वत्र व्याप्त है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही दुनिया निर्भर है, जीवन निर्भर है। प्राणी और पौधे मनुष्य मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, जिसे हरे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि वो हरे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो सर इस तरीके से क्या होता है, संतुलन चक्र बना रहता है। किंतु इस संतुलन में उस समय व्यतिक्रम आ जाता है या रुक जाता है संतुलन, जब उद्योगों और वाहनों तथा घरेलू उपयोगों से निकलता हुआ धुआं, अन्य सूक्ष्म कण, विभिन्न प्रकार के रसायनों से उत्पन्न विषैली गैसें, धूल के कण, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं भैया, ये सब क्या करते हैं, वायु को दूषित कर देते हैं, में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वायु में प्रवेश कर जाते हैं तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जगत के लिए हानिकारक हो जाते हैं। यही वायु प्रदूषण या वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि मैक्सवेल ने लिखा कि हमारे वायुमंडल का अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जीवन के लिए संकट बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप पौधे और अन्य जीवों का विषैली धूप, धूल और धुआं से प्रदूषित क्षेत्रों में विनाश लगातार हो रहा है। आप देखेंगे स्वास्थ्य का खतरा लगातार बढ़ रहा है, और लगातार आप देखेंगे वायु प्रदूषण के बढ़ने से तमाम प्रकार की सांस की बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। वायु प्रदूषण के कई कारण होते हैं, बताएं किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है उद्योगों का अत्यधिक विकास और उनसे निकलता विषैला पदार्थ और गैस। ये क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है।
वाहनों के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि और उनसे निसृत धुआं, ये मतलब निकलने वाला जो धुआं होता है वाहनों से, वो भी वायु प्रदूषण को प्रभावित करता मतलब कि प्रदूषित करता है। रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में वृद्धि लगातार हो रही है और उनसे वायुमंडल में उसके जो धुएँ हैं वो मिश्रित हो जाते हैं। इससे भी वायुमंडल जो है प्रभावित होता है, वायु की क्वालिटी घटती है। पेट्रो रासायनिक प्रयोगों में वृद्धि, नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक जमाव, वनों का निरंतर विनाश होना, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, ये सब वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, परमाणु स्तरों का परीक्षण होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वायु जो है खतरे में आती है। ये हो गया वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण की बात की जाए तो जल प्रदूषण में या जल में प्रदूषणों का इतनी अत्यधिक मात्रा में समावेश कि वह जल की सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जावे, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट आ जाती है, जल जनित महामारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, अन्य दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा ने परिभाषा दी, कहा कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण से जल विशेषताओं में कमी होकर के घातक प्रभाव हो या जल की उपयोगिता में कमी हो जाती है या कमी आती है तो उसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। तो यानी कि जल की क्वालिटी में कमी होना, और इसका सबसे बड़ा कारण है जल प्रदूषण का वो है ठोस अपशिष्ट, मतलब कि जो क्या बोलते हैं नदियों से, मतलब उससे औद्योगिक जो फर्म हैं या जो कंपनियां हैं उनसे निकलने वाले जो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाले जो मलबे हैं, जो तरल पदार्थ हैं, ठीक है, वो मलबे जो होते हैं नदियों में सीधे सीधे फेंक दिए जाते हैं, तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा नदियों के जल प्रदूषित होते हैं। 36 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों और उपभोक्ताओं की उनकी संख्या, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है उनको। पिरामिड मतलब जैसे मैंने बताया एक पिरामिड ये हो गया, तो ये आपका देखिए यहाँ पर पशु पौधे, यहाँ पर पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव हो गए, तो ये क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता आपके यहाँ पर होते, द्वितीय मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पर निर्भर करते हैं प्राथमिक उत्पादक पर, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो कि इन पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, और जो आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं एक प्रकार से प्राथमिक उत्पादक मतलब प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में कई प्रकार के पिरामिड होते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है वो ऊर्जा के आधार पर भी बनता है, ठीक है, जीवों की संख्या के आधार पर और जैव भार के हिसाब से बनता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन महोदय ने 1927 में दी थी। पिरामिड आरेखों के द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के पोषण स्तर पर मतलब पोषण स्तर संबंध को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इनमें उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता पिरामिड के आधार से शीर्ष की ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीवों का पिरामिड, ठीक है, जीवों की संख्या का पिरामिड, एक जैवभार पिरामिड और एक ऊर्जा का पिरामिड। 3 प्रकार का पिरामिड बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संतृप्त सतत विकास क्या है? संपोषित विकास या संतृप्त विकास क्या होता है? तो संपोषित विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें, संपोषित विकास से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के विवेक संबद्ध उपयोग से है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य में जो संसाधन है उनका सुरक्षित तरीके से दोहन किया जा सके, मतलब कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ठीक है, जो हम दोहन कर रहे हैं, मान लेते इतना कोयला का उपयोग ना कर लें कि हमारे जो बाल बच्चे आए उनको कोयला मिले ही ना। ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले परिभाषा दी गई इसकी और कहा गया कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता में ह्रास किए बिना, कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही संपोषित विकास या सतत विकास होता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से दोहन करना ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वो संसाधन बचा रह सके, सुरक्षित बचा रह सके। अगला प्रश्न 38 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरणविद वालेस ब्रोएकर ने 1970 में के दशक में दिया था। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान में हुई वृद्धि से। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी और इसके वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी और इस तापमान वृद्धि का कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें और पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिसके कारण से वायुमंडल गर्म होता है। ग्रीन हाउस गैसें जिसमें CO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी कि मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन O3, ये सब गैसें जो है ये पर्यावरण को गर्म करती हैं। ये गैसें पृथ्वी के
पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित उष्मा को अनंत वायुमंडल में जाने से रोक लेती हैं, और जिसके कारण से वायुमंडल में औसत तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। ज्ञातव्य है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्वप्रमुख गैस जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने ग्लोबल वार्मिंग को आपको समझा दिया था। देखिए ओजोन क्षरण क्या होता है, ओजोन जो परत है उसकी क्वालिटी में घटोतरी होना ओजोन क्षरण कहलाता है। क्लियर। ओजोन क्षरण की अगर बात करें तो उसका वर्णन 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आई है। ओजोन परत एक ऐसी परत है जो कि क्या करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं उसको रोक लेती है, उनको छांद लेती है। मतलब कि सूर्य की कितनी जितनी किरणें होती हैं हानिकारक किरणें, उन किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती हैं। तो एक छन्नी का काम करती है। जैसे आप चाय पत्ती छानते हैं तो मतलब कि चाय छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती और जो भी मलबा होता है वो ऊपर रुक जाता है और चाय चाय मुख्य मुख्य मटेरियल आपके ग्लास में नीचे छनता है। तो ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल होता है सूर्य के प्रकाश का वो ऊपर रुक जाता है, जिससे नुकसान होता है या जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, वो सब पहले वो अवशोषण कर लेता है अपने आप में, जो है ये ओजोन परत है। ठीक है, तो वो ओजोन परत क्या हो रही है, अब धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? जिससे वातावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इससे ओजोन परत में मतलब ओजोन परत में कमी आ रही है। इसका मूल कारण है ब्रोमीन गैस का बढ़ना, परमाणु क्लोरीन होना का बढ़ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यानी कि CFC जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह से निकलती गैस, इसके बढ़ने से क्या हो रहा है, ओजोन गैस मतलब कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और इसके अलावा फ्रेयान गैस से भी हो रहा है। ओजोन क्षरण से सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे जीवों और वनस्पतियों को हानि पहुंचती है। ओजोन लेयर ही इस हानिकारक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है और इस कारण से ओजोन परत का संरक्षण आज आवश्यक हो गया। तो ये ओजोन क्षरण होता है। ओजोन की परत जो है कमी होना या ओजोन का जो परत है वो उसमें छेद होना ओजोन क्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना क्या है? बाघ एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों की संख्या पर्याप्त मात्रा में मतलब पर्याप्त संख्या में उपस्थित आवश्यक है। बाघ विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना शुरू करी। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए शुरुआत में 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए। बांदीपुर, कारबेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पालामऊ, रणथंभौर और सिमलीपाल, इसके अलावा सुंदरबन, ये 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए और इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 16,339 वर्ग किलोमीटर रखा गया। इसमें लगभग 268 बाघ उस समय बचे थे 1973 में जो ये परियोजना लागू की गई। 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल रिजर्व सबसे बड़ा बाघ रिजर्व केंद्र माना जाता है, सिमलीपाल। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। टिहरी बांध की स्थिति व विस्तार बताइए। टिहरी बांध की स्थिति क्या है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जनपद में गढ़वाल हिमालय जो है उसी में बन रही है, मतलब बन गई है। भौगोलिक दृष्टि से टिहरी बांध का स्थल ये 32 डिग्री 22 मिनट 54 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 31 मिनट 3 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। टिहरी बांध का मुख्य स्थल भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है, जिसको गणेश प्रयाग कहा जाता है। इसके बिल्कुल समीप है। इस स्थल पर नदी तल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 603 मीटर ऊंची है। बांध जलाशय का क्षेत्र डूब क्षेत्र यानी 3 ओर से 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा घिरा हुआ है। टिहरी बांध स्थल उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर, देहरादून से 126 किलोमीटर दूर, मसूरी से मतलब 76 किलोमीटर दूर और ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूर स्थित है। ये है टिहरी बांध। ठीक है, आगे देखें, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा माने होता है, समझ रहे हैं क्या होता है आपदा माने? डिजास्टर। तो आपदा कोई भी हो सकती है, उसको रोकने का या उसको कम करने का उपाय। तो आपदा प्रबंधन प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया होती है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता है कि खतरा बाढ़ आ रही तो बाढ़ को खत्म कर सकता है, ना ना, बाढ़ से बचने का सुझाव देगा, बाढ़ से बचने का तरीका बताएगा आपदा प्रबंधन। ठीक है, बल्कि यह योजना बना करके जोखिम को कम करने में सहायता करता है आपदा प्रबंधन। तो ये आपदा प्रबंधन होता है। आपदा कई प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो होती है कई प्रकार की होती है, जैसे भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सूखा, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदा है। मानव निर्मित आपदाओं की बात करें तो मानव निर्मित आपदा में
आपदा किसी प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि इमारत ढह जाए एक बैग, आतंकवादी हमला हो जाए, औद्योगिक खतरा तमाम हो जाए, आग जल लग जाए कहीं पर, भगदड़ मच जाए, दंगा हो जाए। ये सब क्या है? मानव निर्मित आपदाएं जो मनुष्य स्वयं क्रिएट करता है। प्राकृतिक आपदाएं ये प्रकृति के तालमेल में दिक्कत होती तो ये आती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 44 नंबर, सूखा आपदा क्या है? तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम हो। ठीक है, तो सामान्य वर्षा से अगर 75% वर्षा कम होती किसी क्षेत्र में तो वह एरिया सूखा वाला एरिया घोषित कर दिया जाता है। विभाग द्वारा सूखे के 2 वर्ग बताए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 2 वर्ग बताए सूखे के। प्रथम वर्ग में सामान्य सूखा और द्वितीय वर्ग में प्रचंड सूखा। जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 25 से 50% कम हो जाती है तो उसको सामान्य सूखा बोलते हैं। लेकिन जबकि 50% से अधिक वर्षा का जो है कमी हो जाने पर यानी अभाव होने पर उसको प्रचंड सूखा बोलते हैं, सेवर ड्रॉट बोलते हैं उसको। दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्षा जल की कमी के परिणाम स्वरूप निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कि वर्षा अगर कम होती तो वो एरिया सूखा वाला क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, वर्षा पर डिपेंड करता है ये। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं? तो ऐसी आपदा, ऐसी प्राकृतिक आपदा जो सामान्यतः अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती है, बाढ़ कहलाती है। अत्यधिक वर्षा या बांध व तटबंध टूट जाने से नदी के सामान्य जलस्तर में वृद्धि हो जाती है और निकटवर्ती भूभाग जल से भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो बाढ़, नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो जब जब जलमग्न हो जाता है एरिया तो ही बाढ़ होती है। बाढ़ तो आप लोग जानते हैं। आगे देखें, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात आपदा प्रबंधन के संक्षेप में विवेचना करें। चक्रवात आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो चक्रवात आपदा प्रबंधन के माध्यम से चक्रवात को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन चक्रवात से होने वाली जो जन धन हानियां हैं उसको बचाया जा सकता है कई उपायों के द्वारा, कम किया जा सकता है। जैसे कि पहला उपाय भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी कि जिसको आप जीआईएस बोलते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल सूचना मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जीआईएस। और दूर संवेदन तकनीक, रिमोट सेंसिंग इसको बोलते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के माध्यम से आप रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस आपको 5th सेमेस्टर में जियोग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है, कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों से चक्रवात के आने का सही पूर्वानुमान समय से पूर्व लगाया जा सकता है। चक्रवात आगमन के पूर्वानुमान के द्वारा चक्रवात के आने से पहले सूचना हम लोग पा जाते हैं। इससे प्रभावित इलाके यानी कहाँ पर जो है चक्रवात आएगा तो उन इलाकों को हम खाली करवा देते हैं। तो जब ये चीज़ें हमको पहले पता चल जाती तो इससे चक्रवातों के द्वारा जो जनधन हानि होती है उसको बहुत कम नुकसान होता है। ठीक है, वहाँ से लोग भाग जाते हैं अपने सामान वामान को लेकर के, तो वो उस कुछ चीज़ें ही नष्ट होती हैं, सारी चीज़ें नष्ट होने से बच जाती हैं। दूसरी बात, वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसी तकनीक विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है या किया जा सकता है जिससे चक्रवात की तीव्रता को कम किया जा सके, साथ ही चक्रवात की दिशा में आंशिक परिवर्तन किया जा सके, ताकि चक्रवात अगर इस दिशा में आ रहा है तो उसको बदल दे, समुद्र की दिशा में कर दें। ऐसा होने पर चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। तीसरी बात, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास जैसे कार्यक्रमों को यथाशीघ्र ढंग से प्रभावी ढंग से उसको लागू किया जाए, जितना भी कार्यक्रम है। इसके अलावा सागर तटीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मौसम चेतावनी संयंत्र स्थापित किए जाएं। इसके अलावा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण का कार्य वरीयता से कराने पर चक्रवात की गति को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं जिससे चक्रवात कम हो सके। तो ये सब आपदा प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। ठीक है, अगली आपदा है भूस्खलन पर टिप्पणी करें। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन का अर्थ होता है गुरुत्व व नमी के कारण से शिलाखंडों और मृदा पदार्थों का नीचे खिसकना। अपक्षय की क्रिया के कारण से शैल पदार्थ असंगठित और ढीले हो जाते हैं। अपक्षय क्या होता है? जब कोई शिला टूट जाए, ठीक है, कोई जो है पत्थर टूट जाए तो वो क्या होता है? वही होता है आपका अपक्षय। कोई भी पदार्थ जब टूट जाए, जैसे ये पदार्थ पूरा था, अब इसमें दरार पड़ जाए तो ये दरार पड़ना या टूटना ही क्या होता है? अपक्षय होता है। अब ये दरार टूट करके ये पूरा एरिया बहने लगे, किसी से जल से टूटा तो जल के साथ बहने लगे तो उसको अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन और अपक्षय को मिला दें तो उसी प्रक्रिया को अनच्छादन बोलते हैं। क्लियर? ये सब मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया होगा। तो अपक्षय की क्रिया के कारण से शैल पदार्थ असंगठित और ढीले हो जाते हैं। वर्षा जल से गीला होने के पश्चात वह पदार्थ ढाल से नीचे की ओर खिसकने लगता है। इस प्रकार से भूस्खलन विशिष्ट भूगर्भिक, जलवायु और जैविक कारकों के कारण उत्पन्न होता है तथा नगरों, परिवहन तंत्रों और बांधों तथा पुल जैसी संरचनाओं का विनाश भी कर देता है। तो ये भूस्खलन के परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार के बांध और पुल टूटते हैं, परिवहन तंत्र गड़बड़ होता है। ठीक है, भूस्खलन के कई कारण होते हैं। भूस्खलन में विविध शैल पदार्थ, मिट्टी, हिमशिलाएं आदि होते हैं। हिमस्खलन को जो है क्या बोलते हैं? एवेंच बोलते हैं। ठीक है,
एवेटेंस बोलते हैं, और अन्य स्खलन को शैल स्खलन बोलते हैं। ठीक है, तो हिमस्खलन मतलब हिमस्खलन का मतलब होता है कि जब बर्फ खिसकते हैं, बर्फ ग्लेशियर खिसकते हैं तो उसको हिमस्खलन बोलते हैं। और जो है अन्य स्खलन को शैल स्खलन बोलते हैं, जब जो है पत्थर टूटे तो उसको शैल स्खलन बोलते हैं। भूस्खलन की गति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर बात करें हम, गति का नियंत्रण पदार्थ के व्यवहार की प्रकृति और उत्पत्ति द्वारा होता है। गति के अनुसार भूमंडल मतलब भूस्खलन 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार का, कौन कौन से? पहला प्रकार है तीव्र, यानी कि इस प्रकार के भूस्खलन में कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक समय लगता है। एक होता है मध्यम, इसमें कुछ मिनट से कुछ घंटे का समय लगता है। और तीसरा होता है भूस्खलन मंद। ऐसे भूस्खलन कुछ दिन में, कुछ वर्ष तक का समय लग सकता है इसको होने में। तो ये 3 प्रकार के भूस्खलन होते हैं। तो ये कुछ भूस्खलन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये आपदा कुछ होती हैं जिसके बारे में प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। ओके, तो कल ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और जितने भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा लिखित होती तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में जान लिया। ठीक है, जियोग्राफी BA तृतीय सेमेस्टर, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना था इसमें। आपदा प्रबंधन, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, और इसके अलावा पर्यावरण। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल की परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।